नमस्कार, मैं साहुल पांडे। हाल के दिनों में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फिर से कुछ नई बातें सामने आई हैं। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक रही है। हमारे देश का इतिहास भी इसी सभ्यता से शुरू होता है। अंग्रेज़ों के समय जब इस सभ्यता की खोज की गई थी तो दुनिया को यह पता चला था कि भारत का अपना एक प्राचीन इतिहास है और समृद्ध इतिहास है, जो कि दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता है। हाल में जब इस सभ्यता की एक साइट पे खुदाई हो रही थी तो कई सारी नई चीज़ें जो है वो सामने आई। सिंधु घाटी की एक साइट है राखीगढ़, जो कि हरियाणा में पड़ती है। हरियाणा में ये साइट है और इसी साइट पे जो है उत्खनन किया गया और नई फाइंडिंग्स सामने आई है। इन नई फाइंडिंग्स में 5000 साल पुरानी 2 महिलाओं का जो है कंकाल मिला है। कुछ बर्तन उस कंकाल के पास मिले हैं जो कि बताते हैं कि जब फ्यूनरल होता है यानी अंतिम संस्कार होता है तो उस समय वो किस तरीके से उस जिसका भी फ्यूनरल होता था उनकी चीज़ों को वहाँ रख करके और उन्हें दफनाया करते थे। इसके साथ साथ कुछ कलाकृतियाँ भी मिली हैं। एक कुलीन बस्ती मिली है, यानी एक वेल स्ट्रक्चर बस्ती की संरचना जो है वहाँ मिली है। साथ ही स्टीटाइट के सील मिले हैं, टेराकोटा की चूड़ियाँ मिली हैं, हड़प्पन लिपि जो है उसके भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पन लिपि हड़प्पन क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली साइट थी वो हड़प्पा थी, इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो कभी कभार हड़प्पन लिपि या सिंधु लिपि दोनों यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टीटाइट और सेमी प्रीसियस जो धातुएँ होती हैं उनसे बने मोती मिले हैं और 5000 साल पुरानी ज्वेलरी बनाने की एक इकाई मिली है, यानी कि एक फैक्ट्री सामने आई है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि उस समय के लोग ज्वेलरी बनाने के लिए फैक्ट्री उनके पास होती थी जहाँ पे ज्वेलरी बनाई जाती थी। ये बड़ी फाइंडिंग्स जो हैं इस बार सामने आई है। अब ये सवाल कई सारे लोग पूछ सकते हैं कि भाई जो ये नई फाइंडिंग्स हुई हैं इनसे हमें क्या पता चलेगा उस काल के बारे में, उस समय के लोगों के बारे में। तो इस पे भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। दरअसल राखीगढ़ी में जो नई चीज़ों की खोज हुई है उसकी मदद से इस पुरानी सभ्यता के कई राज खुलेंगे। जैसे कि जिन महिलाओं के कंकाल मिले हैं उनकी डीएनए सैंपलिंग की जाएगी, जिससे हमें उनके खान पान की जो हैबिट है उसके बारे में पता चलेगा कि ये लोग क्या खाते थे, शाकाहारी थे या मांसाहारी थे या दोनों तरीके के लोग थे। या फिर इसके अलावा उनका वंशानुगत विशेषताएं क्या थी, यानी उनकी जीन में उनका जो वंश चला आ रहा था उसकी विशेषता क्या थी। आपको याद होगा कि राखीगढ़ी में एक महिला की पिछली बार भी जब कंकाल मिले थे उसका डीएनए स्टडी किया गया था तो पता चला था कि जो भारत की सभ्यता है और अभी तक जो सभ्यता चल रही है इसमें एक कंटिन्यूटी है, तभी ये पता चला था। और जो एक मिथ गढ़ा जाता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उस पर कहीं ना कहीं कड़ा प्रहार जो है इसी डीएनए सैंपलिंग के ज़रिए जो है आज के डेट में किया जाता है। तो इसका ये एक बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो नगर संरचनाएं मिली हैं उसके अनुसार पे हमें उनके नगर के बनावट के बारे में पता चलेगा। देखिए, नगर का जो बनावट मिला है उसमें कई सारी जो सड़कें मिली हैं उसमें ये भी मिला है कि हर सड़क पे जो है कुछ दूरी पे डस्टबिन मिले हैं जहाँ पे कूड़े कचरे डालने की जगह है। आज के दौर में भी इतना मॉडर्न होने के बाद भी हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि सड़क किनारे हर सड़क पे एक जो है डस्टबिन हो, और उस समय की सभ्यता में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी कई सारी चीज़ें, जैसे मुहर का प्रयोग जो है हम व्यक्ति विशेष या फिर समुदाय विशेष के बारे में जानकारी लेने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आभूषण बनाने की जो फैक्ट्री मिली है और वहाँ से जो वस्तुएं मिली हैं वो बताती हैं कि आसपास के खदानों में ऐसी धातु नहीं मिलती है, यानी कि ये संकेत करता है कि ऐसी धातु अफ़गानिस्तान से लाई जाती थी। यानी राखीगढ़ी और अफ़गानिस्तान में जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, इनका एक आपस में जुड़ाव था, एक कंटिन्यूअस सभ्यता थी। इस बारे में कहीं ना कहीं हमें इन जो नई चीज़ें, नई फाइंडिंग्स हुई हैं उससे जानकारी मिलती है। थोड़ी सी झलक सिंधु घाटी सभ्यता पर भी डाल लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2500 से 3000 ईसा पूर्व यह सभ्यता जो है अस्तित्व में रही होगी। यह सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में थी। साल 1920 में पहली बार एएसआई जो है इस
जगह की सभ्यता की खोज के लिए उत्खनन करता है। इसके लिए 2 जगहों पे उत्खनन होता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और यहीं से जो है पहली बार खुदाई जब होती है तो जो है इस सभ्यता के अवशेष सामने आते हैं। 1924 में एएसआई के जो तत्कालीन महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने आधिकारिक तौर पे इस बारे में जो है घोषणा की कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई सभ्यता दुनिया में थी और दुनिया के जो बाकी 3 बड़ी सभ्यताएं थी उन्हीं के समकक्ष थी, यानी दुनिया में 4 बड़ी सभ्यताएं थी। अब ये 4 बड़ी सभ्यताएं कौन कौन सी थी? एक इजिप्ट की सभ्यता, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता और चौथी चीन की सभ्यता। तो इन चारों सभ्यताओं में जो है जो ये सभ्यता थी ये अपने आप में काफ़ी विकसित सभ्यता थी, क्योंकि इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि एक नगरीय प्रणाली के थ्रू जो है इस पूरी सभ्यता को बसाया गया था, और साथ में जब यहाँ के जो घर मिले थे वो पक्की ईंटों से बने हुए घर मिले थे, जो कि और किसी सभ्यता में नहीं दिखाई पड़ता है। सिंधु घाटी के नगर की बात करें तो यह इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यहाँ के नगर ऊपरी और निचली 2 हिस्सों में विभाजित थे। यहाँ के नगर एक ग्रिड प्रणाली के थ्रू जो है बनाए गए थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री की कोण पर काटती थीं। यहाँ एक जो है प्रिपेयर जो है प्रॉपर जो है जल निकास प्रणाली की एक प्रणाली हुआ करती थी, और एक हर घर से जो है जल निकासी का एक सही तरीका होता था, यानी एक प्रणाली होती थी जिससे हर घर जुड़ा होता था, और हर घर से कैसे जल निकासी होगी इसकी एक उचित व्यवस्था वहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा जो लोगों की गोपनीयता को लेकर के ये सभ्यता काफ़ी सचेत मानी जाती है, क्योंकि जो घर थे, आज हम देखते हैं कि जितने भी घर होते हैं उनका जो मुख्य द्वार है वो मेन रोड की तरफ खुलता है, उनके सामने जो रोड होगा उसके तरफ खुलता है। लेकिन इस सभ्यता में ये था कि जितनी भी घरें थीं उनका जो मुख्य द्वार था वो रोड की तरफ ना खुल के वो पीछे की तरफ खुलता था। तो इस तरीके से पता चलता है कि ये अपनी प्राइवेसी को लेकर के काफ़ी सचेत लोग थे। यहाँ के राजनीतिक प्रणाली की बात करें तो इस शहर में कोई सत्ता का एक बड़ा केंद्र हम नहीं कहेंगे कि था, लेकिन एक तरीके से कहें तो एक नगर दुर्ग था जिसे सत्ता का केंद्र माना जाता था। सत्ता किसी एक आदमी या एक राजा के हाथ में ना होकर के कुछ व्यापारियों के व्यापारी समूहों के हाथ में हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। और इस सभ्यता में सैनिकों के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि सभ्यता में जो है सैनिक लोग हुआ करते थे जो लड़ाई करने जाते हों। हो सकता है कि कुछ छिटपुट लोग जैसे कुछ बड़े व्यापारी जो है अपने लिए सैनिक रखते हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि एक पूरा जो सभ्यता है उसकी अपनी एक सैन्य शक्ति हो। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए माना जाता है कि ये लोग काफ़ी शांति प्रिय लोग होंगे। इसके अलावा अगर हम इसके आर्थिक बनावट की बात करें तो यहाँ की जो सबसे ज़्यादा जो आबादी थी वो कृषि पर निर्भर करती थी, और कृषि के अलावा ये लोग व्यापार में भी जो है काफ़ी सक्षम थे। इनका व्यापार बाकी के जितनी सभ्यताएं थी वहाँ तक फैली हुई थी, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट तक जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं, और ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग व्यापार करने में काफ़ी माहिर थे। सामाजिक बनावट की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता की जो सामाजिक बनावट थी वो मातृसत्तात्मक थी, यानी महिलाओं को एक विशेष स्थान इसमें प्राप्त था, क्योंकि ऐसे साक्ष्य मिले हैं, सामने आए हैं, जिसके अनुसार ये जो है आकलन किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि समाज में आर्थिक भेदभाव तो था, यानी जो धन था वो एक वर्ग के पास ज़्यादा, एक वर्ग के पास कम, ऐसा था। लेकिन एक जो भेदभाव कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है उसके पास कम पैसा है, अमीरी गरीबी का जो भेद है उसकी वजह से कोई एक डिफरेंस हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। चाहे पैसा हो या ना हो, सबको इक्वली ट्रीट करने की बात इस सभ्यता में सामने आती है। ये जो है इसके लिए एक बड़ी बात मानी जाती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो प्रकृति की पूजा ज़्यादा करते थे, क्योंकि ऐसे कुछ मनके मिले हैं, कुछ मुहर मिले हैं जिन पर प्रकृति वर्शिप की चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो ये थी इस पूरी सभ्यता के जो बारे में मैंने आपको बताया, ये पूरा इसका इतिहास है। हाल में कुछ नई चीज़ें फाइंडिंग्स हुई हैं, जिससे और भी कई सारी चीज़ें परत दर परत इस सभ्यता के बारे में खुलेंगी, और जैसे ही वो सामने आएंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।